गुलशन वासुदेवा एक अच्छे व्यवसायी थे, एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। दिल्ली की गांधीनगर मार्केट में उनका जीन्स का कारोबार दिन ब दिन फल फूल रहा था। उनके पास पैसा, रुतबा और एक संपूर्ण परिवार सब कुछ था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही रात में उनकी दुनिया तहस नहस हो गई। कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसने उन्हें अपने ही बच्चों की बेरहमी से हत्या करने पर मजबूर कर दिया? आखिर वो कौन सा राज था जिसने गुलशन को अपनी पत्नी और प्रेमिका संजना के साथ 8वीं मंजिल से छलांग लगाने पर मजबूर कर दिया? एक सफल जिंदगी के पीछे छिपे इस खौफनाक सच को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गुलशन वासुदेवा उर्फ हरीश, जो मूल रूप से पूर्वी दिल्ली के झिलमिल कॉलोनी के निवासी थे, ने अपनी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत अक्टूबर 2019 में की थी। वह अपनी पत्नी परमीना वासुदेवा, बेटे ऋतिक वासुदेवा, बेटी कृतिका वासुदेवा और उनकी मैनेजर संजना के साथ इंदिरापुरम स्थित कृष्णा अपरा सफायर सोसाइटी के फ्लैट नंबर A806 में किराए पर रहने आए थे, जो सोसाइटी की 8वीं मंजिल पर था। गुलशन का कारोबार दिल्ली के गांधीनगर में रेडीमेड जीन्स की मार्केट में था और उनकी मेहनत ने उन्हें एक स्थिर मुकाम दिलवाया था। कृतिका और ऋतिक, जो क्रमशः 12वीं और 9वीं कक्षा के छात्र थे, दिल्ली के श्रेष्ठ विहार स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। कृतिका को फैशन में गहरी रुचि थी और वह 12वीं के बाद फैशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की तैयारी कर रही थी। कृतिका वासुदेवा का सपना था एक दिन वह एक कामयाब फैशन डिजाइनर बने, और इसके लिए उसने कड़ी मेहनत भी शुरू कर दी थी। अपनी लगन और मेहनत से वह खुद को साबित करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। गुलशन भी अपनी दोनों संतान ऋतिक और कृतिका से बेहद प्यार करते थे और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। गुलशन का जीन्स के कारोबार के अलावा भी कई अन्य व्यापारों में निवेश था। उन्होंने प्रॉपर्टी के कारोबार में भी अच्छा खासा पैसा लगाया था और कोलकाता में एक बड़े बिजनेसमैन के साथ लाखों का निवेश किया था। हालांकि नोटबंदी के बाद से उनका लगभग 2 करोड़ का निवेश बुरी तरह फंस गया था और उन्हें अपनी पूरी राशि वापस मिलना बंद हो गया था। फिर भी इस आर्थिक चुनौती के बावजूद गुलशन का परिवार एक दूसरे के साथ बहुत प्यार और समझ से जुड़ा हुआ था। जब भी गुलशन को फुर्सत मिलती वह अपनी पत्नी, बच्चों और मैनेजर के साथ समय बिताने के लिए अक्सर बाहर घूमने जाते थे, ताकि परिवार के साथ वह खुशियां और शांतिपूर्ण पल बिता सकें। गुलशन वासुदेवा, जो अब इंदिरापुरम के कृष्णा अपरा सफायर सोसाइटी में रह रहे थे, ने इससे पहले लगभग 4 साल एटीएस सोसाइटी में अपने परिवार के साथ बिताए थे। उस दौरान उनके साथ उनके 80 वर्षीय पिता नारायण दास वासुदेवा भी रहते थे। गुलशन की पत्नी परमीना, जो एक बहुत समझदार और दयालु महिला थीं, अपने बीमार ससुर की पूरी देखभाल करती थीं। नारायण दास, जो हमेशा अपने बेटे से अधिक बहू परमीना का आदर करते थे, उनकी सेवा से बहुत संतुष्ट रहते थे। लेकिन जैसे ही गुलशन की आर्थिक स्थिति बिगड़ी और उन्हें मकान बदलने की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने अपने पिता को बड़े भाई सतपाल के घर भेज दिया। गुलशन नहीं चाहते थे कि उनकी आर्थिक मुश्किलें उनके पिता की सेहत पर असर डालें। गुलशन वासुदेवा 3 भाई बहन में सबसे छोटे थे। उनकी बड़ी बहन विधवा थी और अपने बच्चों के साथ रहती थी। गुलशन के 2 बड़े भाई देवेंद्र वासुदेवा और सतपाल वासुदेवा भी विवाहित थे और दोनों अपने परिवारों के साथ दिल्ली के झिलमिल कॉलोनी में ही रहते थे। जैसे गुलशन वैसे ही उनके दोनों बड़े भाई भी गांधीनगर में रेडीमेड गारमेंट का कारोबार करते थे। गुलशन के पिता नारायण दास रेलवे से सेवानिवृत्त हुए थे और गुलशन ही उन्हें सबसे अधिक देखभाल करते थे। चूंकि पिता की पेंशन विधवा बेटी को भेजी जाती थी, इसलिए गुलशन ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उन्हें हर संभव मदद दिया। हालांकि दोनों बड़े भाई देवेंद्र और सतपाल आर्थिक रूप से समृद्ध थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में कारोबार में घाटे के कारण उन्होंने शुरू में तो गुलशन और उसके परिवार की मदद की थी, लेकिन फिर अपनी खुद की स्थिति में सुधार न होने के कारण वे भी मदद करना बंद कर चुके थे। यही कारण था कि गुलशन का अपने परिवार से दूरियां बढ़ने लगी थीं और यह पारिवारिक रिश्तों में एक तनाव का कारण बन गया था। गुलशन वासुदेवा ने जब एटीएस सोसाइटी को छोड़ा और कृष्णा अपरा सोसाइटी में 3 बेडरूम वाला फ्लैट लिया, तो उनके पास अब ज्यादा जगह थी और इस वजह से उनकी मैनेजर संजना भी उनके साथ रहने आ गई थी। एटीएस सोसाइटी में उनका 2 बेडरूम का फ्लैट था, लेकिन नए फ्लैट में उनका परिवार और मैनेजर अधिक आराम से रह सकते थे। 3 दिसंबर 2019 की सुबह का समय था, लगभग 4:45 बजे थे।
उस समय कृष्णा अपरा सोसाइटी के गेट पर तैनात तीनों सुरक्षा गार्ड अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे और अलाव से हाथ सेंक कर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें टावर ए के पास से एक जोरदार धड़ाम की आवाज सुनाई दिया। यह आवाज ऐसी थी जैसे किसी ऊपरी मंजिल से कोई भारी चीज सड़क पर गिर पड़ी हो। सुरक्षा गार्डों को यह सुनकर हैरानी हुई और उन्होंने तुरंत ध्यान दिया कि कुछ असामान्य हो रहा है। सिक्योरिटी गार्डों ने जैसे ही धड़ाम की आवाज सुनी, उनमें से दो गार्ड दौड़ते हुए उस दिशा में बढ़े जहां से यह आवाज आई थी। वे टावर ए के पास पहुंचे और बिजली की रोशनी में उन्होंने एक खौफनाक दृश्य देखा। सड़क पर तीन लोग खून से लथपथ पड़े थे, एक पुरुष और दो महिलाएं थीं। यह स्पष्ट था कि या तो वे ऊपर की किसी मंजिल से गिर पड़े थे या फिर किसी ने उन्हें जानबूझकर धक्का दे दिया था। गिरने की वजह से चारों ओर खून फैल चुका था और दृश्य काफी भयावह था। दोनों गार्डों ने देखा कि एक पुरुष और एक महिला लगभग निर्जीव हो चुके थे, जबकि तीसरी महिला का शरीर हल्की सी हरकत कर रहा था और उसके मुंह से दर्दभरी आह भी सुनाई दे रही थी। यह साफ था कि वह महिला जिंदा थी, लेकिन गंभीर रूप से घायल थी। दोनों गार्डों ने बिना समय गंवाए तुरंत आवाज लगाई और तीसरे गार्ड को भी घटनास्थल पर बुला लिया ताकि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सही कदम उठाए जा सकें। तीनों गार्डों ने जब खून से लथपथ पड़े तीनों व्यक्तियों को गौर से देखा तो उनके चेहरे पहचानते ही उनके होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि गुलशन वासुदेवा, उनकी पत्नी परमीना और उनके साथ रहने वाली मैनेजर संजना थीं। यह दृश्य न सिर्फ भयावह था बल्कि एक अजीब सी चुप्पा और चिंता का माहौल भी बना हुआ था। गार्डों ने तुरंत इस गंभीर स्थिति की सूचना सोसाइटी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को दिया। वे भी बिना देरी किए मौके पर पहुंचे। कुछ ही मिनटों में सोसाइटी के अन्य लोग भी इस दर्दनाक हादसे की जानकारी प्राप्त कर वहां पहुंच गए थे। उस समय एक गार्ड दयानंद ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके घटना की सूचना दे दी थी ताकि जल्दी से पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच सकें और घायलों को अस्पताल भेजा जा सके। पुलिस कंट्रोल रूम से अपरा सोसाइटी में हुई घटना की सूचना उसी वक्त इंदिरापुरम थाने को दी गई। एसएचओ इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह, जो पूरी रात गश्त करने के बाद थाने में बैठकर चाय की चुस्की ले रहे थे, अचानक मुंशी ने आकर उन्हें यह दिल दहला देने वाली सूचना दिया। मुंशी ने बताया कि कंट्रोल रूम से अपरा सोसाइटी में एक भयंकर हादसा हुआ है और वहां तीन लोग गंभीर रूप से घायल पड़े हैं। यह खबर इतनी चौंकाने वाली और गंभीर थी कि इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह के लिए चाय का घूंट गले से नीचे उतरना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को तैयार किया। एसआई शिशुपाल सिंह, धीरेन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार, कांस्टेबल विकास वीर और श्याम लाल को साथ लिया और अगले 10 मिनट के भीतर ही वे कृष्णा अपरा सोसाइटी पहुंच गए। पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही सोसाइटी के लोगों ने काफी तत्परता दिखाते हुए शांति गोपाल अस्पताल में फोन करके एम्बुलेंस को बुला लिया था ताकि घायलों को जल्दी से अस्पताल पहुंचाया जा सके। जैसे ही इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने खून से लथपथ तीनों लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश किया। उनकी यह चिंता सही साबित हुई। गुलशन वासुदेवा और उनकी पत्नी परमीना की मौत हो चुकी थी, जबकि उनकी मैनेजर संजना की सांसें चल रही थीं और वह गंभीर रूप से घायल थी। एम्बुलेंस पहुंचने के बाद पुलिस ने आनन फानन में संजना को शांति गोपाल अस्पताल भेज दिया। साथ में एसआई शिशुपाल सिंह भी अस्पताल गए ताकि घायलों की उचित देखभाल और उपचार सुनिश्चित किया जा सके। इधर घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने का काम शुरू किया। उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे यह बात सामने आई कि ये तीनों लोग गुलशन वासुदेवा, उनकी पत्नी परमीना और संजना अपनी छत से गिरे थे। पुलिस ने जब सोसाइटी के लोगों से पूछताछ की तो यह भी पता चला कि गुलशन वासुदेवा अपने परिवार के साथ टावर ए की 8वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 806 में रहते थे। इस जानकारी के बाद इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह सोसाइटी के पदाधिकारियों और अपने सहयोगियों के साथ 8वीं मंजिल के उस फ्लैट पर पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने फ्लैट का दरवाजा खटखटाया तो पाया कि वह भीतर से बंद था। गार्डों की मदद से दरवाजे की कुंडी तोड़ी गई और पुलिस ने भीतर प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक और खौफनाक दृश्य सामने आया। कमरे में दो लाशें पड़ी हुई थीं। ये दो लाशें गुलशन वासुदेवा के परिवार के ही सदस्य थे। कमरे की दीवारों पर कई जगह परिवार की तस्वीरें फ्रेम में लगी हुई थीं, जो उनके जीवन के हर एक पल बचपन से लेकर वर्तमान तक को दर्शा रही थीं। पुलिस ने घर के सभी कमरों का निरीक्षण किया। इसके बाद यह चौंकाने वाली बात सामने आई कि सिर्फ गुलशन और उनकी पत्नी परमीना ही नहीं, बल्कि घर के भीतर दो और लाशें पड़ी थीं। एक लाश लड़की की थी, जबकि दूसरी लड़के की थी।
सोसाइटी के लोगों से जानकारी मिली कि वह दो लाशें जो घर में पाई गई थीं, गुलशन के बच्चे कृतिका और ऋतिक की थीं। दोनों की हत्या गला रेत कर की गई थी, जो एक बेहद क्रूर और दर्दनाक तरीका था। इसके अलावा उसी कमरे में एक पालतू खरगोश का शव भी मिला और ऐसा लग रहा था कि खरगोश की गर्दन मरोड़कर उसे भी मार दिया गया था। यह भी एक रहस्यमय पहलू था, क्योंकि एक छोटे से पालतू जानवर की हत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं था। इस दौरान भोर का उजाला पूरी तरह से फैल चुका था और घटनास्थल पर स्थिति और भी जटिल हो गई थी। 5 लोगों की मौत की खबर जैसे ही सोसाइटी में फैली, लोग हैरान रह गए और यह जानकारी आग की तरह फैल गई। इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने तुरंत अपने क्षेत्र के एसपी केशव कुमार और एसपी सिटी मनीष मिश्रा, साथ ही एसएसपी सुधीर कुमार सिंह को फोन करके पूरी घटना की जानकारी दे दिया। यह मामला इतनी गंभीर और जटिल स्थिति में था कि सूचना मिलने के बाद कुछ ही देर में जिले के सभी आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम और मीडिया के लोग भी मौके पर पहुंच चुके थे। कृष्णा अपरा सोसाइटी में इस समय भारी भीड़ जमा हो गई थी और लोग जानने के लिए बेताब थे कि इस तरह के भयावह हादसे के पीछे असल कारण क्या था। हर कोई यह जानने के लिए बेचैन था कि इतने बड़े और रहस्यमय अपराध के पीछे का राज क्या हो सकता है। पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम ने भी अपने काम में तेजी दिखाई। घटनास्थल से विभिन्न जगहों से फोटो और फिंगरप्रिंट एकत्र किए गए और उन सभी सबूतों को पुलिस ने अपनी जांच में शामिल किया। यह सबूत इस वारदात के खुलासे में अहम भूमिका निभाने वाले थे और पुलिस ने हर छोटे से छोटे संकेत को भी ध्यान से संकलित किया। इसी बीच वारदात की सूचना गुलशन के नजदीकी मित्रों और झिलमिल कॉलोनी में रहने वाले उसके परिजनों तक भी पहुंच गई। सुबह होते होते वे भी घटनास्थल पर पहुंच गए और इस गहरे सदमे में उनका व्यवहार स्पष्ट रूप से दिख रहा था। इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने उन सभी से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। हर व्यक्ति से यह जानने की कोशिश की गई कि घटना के बारे में वे क्या जानते थे और इस हत्या के पीछे कौन सा कारण हो सकता है। करीब 11 बजते बजते पुलिस ने पांचों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस की जांच में यह तथ्य सामने आया कि गुलशन वासुदेवा ने पहले अपने बच्चों कृतिका वासुदेवा और ऋतिक वासुदेवा की हत्या करने के बाद खुद को खत्म करने का प्रयास किया था। पुलिस को एक कमरे में पंखे से लटका हुआ एक फंदा मिला, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि गुलशन ने खुद को खत्म करने के लिए पहले फांसी का फंदा लगाने की कोशिश की थी। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि कमरे में 3 फंदे लगाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी, इसलिए उसने खुद को खत्म करने का तरीका बदल दिया। गुलशन ने अपनी पत्नी परमीना और साथ में रहने वाली संजना के साथ मिलकर बालकनी में कुर्सियां लगाईं और फिर तीनों ने एक साथ नीचे कूदने का निर्णय लिया। यह कदम उन्होंने उस कमरे को चुनते हुए उठाया जिसकी बालकनी में जाली नहीं थी, जिससे कूदने का रास्ता खुले था। यह एक भयावह योजना थी जो एक साथ 3 लोगों की जान लेने के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा पुलिस ने ड्राइंग रूम में एक बड़ा प्रोजेक्टर और होम थिएटर सिस्टम भी देखा। दीवार पर लगे इन डिजिटल उपकरणों से यह अनुमान लगाया गया कि गुलशन वासुदेवा का परिवार डिजिटल तकनीक का भारी उपयोग करता था और शायद यही उनके लिए समय बिताने का तरीका था। हालांकि इस सब के बावजूद जिस तरह से इस परिवार ने अपनी जान ली वह सबकी समझ से परे था और पुलिस अब इस पूरे मामले के सभी पहलुओं को सुलझाने में लगी हुई थी। पुलिस को एक कमरे से कत्ल में इस्तेमाल होने वाले कुछ अहम सामान बरामद हुए। इनमें एक तेजधार चाकू और रस्सी शामिल थे, जिनका उपयोग बच्चों की गला रेत कर हत्या करने के लिए किया गया था। इस तरह के खौफनाक औजारों से यह साफ हो गया कि गुलशन ने बच्चों की हत्या बेहद क्रूर तरीके से की थी। कमरे से कुछ नकद राशि भी मिली, 18 नोट 500 के और 100 के नोट, जिनकी कुल रकम लगभग 10,000 रुपये थी। यह पैसे कहां से आए और क्या इनका किसी घटनाक्रम से संबंध था, यह पुलिस के लिए एक और सवाल था जिस पर जांच जारी थी। सोसाइटी के लोगों से पूछताछ के दौरान एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि जिस दिन पूरे परिवार ने बच्चों की हत्या की और फिर खुद को खत्म की, उसी दिन गुलशन ने गार्ड मेड और सोसाइटी के अन्य कर्मचारियों को जैकेट और कंबल बांटे थे। शाम को पूरे परिवार ने घर के मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी, जो किसी सामान्य दिनचर्या का हिस्सा प्रतीत हो रहा था, लेकिन अब यह बेहद संदिग्ध हो गया था। इन सभी घटनाओं का विश्लेषण करने पर यह बात स्पष्ट हो रही थी कि गुलशन ने अपने परिवार के सभी सदस्यों की हत्या करने का पूरी तरह से सोच समझकर योजना बनाई थी। वह नहीं चाहते थे कि कोई भी सदस्य जिंदा बचे। यह स्थिति यह भी दर्शाती थी कि गुलशन ने अपने और अपने परिवार के लिए मौत को गले लगाने के कई तरीके सोचे थे। यह कोई सामान्य खुद को खत्म करने का मामला नहीं था, बल्कि एक जघन्य हत्या का मामला था,
जिसमें परिवार के हर सदस्य की जान लेने की साजिश रची गई थी। रसोई में मिले सल्फास के पैकेट और 3 गिलास, बाथरूम में मिली सिरिंज और बेडरूम में मिले चाकू और रस्सी ने पुलिस को इस दर्दनाक घटना की दिशा में महत्वपूर्ण सुराग दिए। ये सबूत यह साबित कर रहे थे कि गुलशन ने अपने बच्चों की हत्या करने की सख्त योजना बनाई थी और वह किसी भी हालत में उन्हें जीवित नहीं छोड़ना चाहते थे। यह सब इस बात की गवाही दे रहा था कि गुलशन की मंशा यह थी कि उसके मरने के बाद उसका परिवार किसी भी तकलीफ भरी जिंदगी से ना गुजरे। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि गुलशन ने पहले अपने बेटे और बेटी को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश किया। इसके बाद जब वे सो गए तो गुलशन ने पहले उनका गला दबाया और फिर चाकू से गला काटकर उनकी हत्या कर दिया। इस तरह गुलशन ने अपने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया ताकि वे किसी मुश्किल या तकलीफ से ना गुजरें। इसके बाद गुलशन ने अपनी पत्नी परमीना और संजना के साथ मिलकर 8वीं मंजिल से कूदने का फैसला किया, जिससे वह अपने परिवार के सभी सदस्यों की मौत सुनिश्चित कर सके। वारदात की योजना पहले ही बनाई जा चुकी थी और पूरे घटनाक्रम को देखकर यह भी साफ था कि गुलशन और दोनों महिलाएं मिलकर इस कदम को उठाने का फैसला कर चुके थे। संभावना है कि दोनों बच्चों को उनके मौत के बारे में कुछ ना पता चले, इसीलिए उन्हें पहले भारी नशे की डोज दी गई। अगर नशे का सेवन नहीं कराया होता और सहमति नहीं होती तो बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज जरूर सुनाई देती। कॉलोनी के लोगों से पूछताछ के बाद यह भी सामने आया कि गुलशन ने कई दिन पहले ही इस हादसे को अंजाम देने की ठान ली थी। यह और भी स्पष्ट हुआ जब कुंती, जो गुलशन के घर पर मेड का काम करती थी, की मौसी गीता ने पुलिस को बताया कि कुंती ने 1 महीने तक गुलशन के घर पर काम किया। फिर 27 नवंबर को गुलशन ने उसका हिसाब किया और बताया कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। एक बेहद अहम जानकारी पुलिस को तब मिली जब ड्राइंग रूम की दीवार पर एक नोट पाया गया, जिसमें गुलशन वासुदेवा ने साफ तौर पर लिखा था कि उसकी और बाकी लोगों की मौत के लिए उसका साढ़ू राकेश वर्मा जिम्मेदार था। इसके साथ ही उसने अपनी अंतिम इच्छा भी दीवार पर लिखकर छोड़ी थी, जिसमें उसने कहा था कि उनके शवों का एक साथ और एक ही स्थान पर अंतिम संस्कार किया जाए। इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने उच्चाधिकारियों से सलाह मशविरा करने के बाद उसी दिन इंदिरापुरम थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया। जांच से यह भी स्पष्ट हुआ कि गुलशन के साढ़ू राकेश वर्मा ने उसे लाखों रुपए हड़प लिए थे, जिन्हें उसने वापस नहीं किया। इस आर्थिक तंगी और मानसिक अवसाद के कारण गुलशन ने बच्चों की हत्या कर खुद को भी मौत के घाट उतारने का दिल दहला देने वाला कदम उठाया। जांच अधिकारी महेंद्र सिंह ने मामले में धारा 306 भी जोड़ दी, जिससे यह और जटिल हो गया। मौके से मिले सीरिंज, सल्फास की गोलियां, तीनों गिलासों में मौजूद पेय पदार्थ, चाकू और रस्सी को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया। गुलशन के परिजनों से बातचीत के बाद पुलिस को यह जानकारी भी मिली कि राकेश वर्मा से गुलशन के सभी लेन देन का खुलासा हो चुका था। चूंकि मामला गंभीर था, पोस्टमार्टम के लिए एक डॉक्टरों के पैनल को नियुक्त किया गया। जिलाधिकारी से रात में पोस्टमार्टम की अनुमति ली गई और अगली सुबह तक सभी का पोस्टमार्टम संपन्न हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चौंकाने वाले खुलासे किए। 5 शवों की रिपोर्ट पुलिस को मिलते ही सच सामने आया। कृतिका की मौत फंदे पर लटकने से हुई, जबकि ऋतिक की मौत चाकू से गला रेतने के कारण हुई थी। गुलशन, परमीना और संजना की मौत हैमरेज यानी खून बहने से हुई थी। यह साफ हुआ कि गुलशन ने पहले अपनी बेटी कृतिका को फंदे से लटकाया और फिर उसका गला रेत दिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि कृतिका का गला रेतने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गुलशन के शरीर पर 4 जगहों पर चोटें आई थीं, जबकि परमीना और संजना के शरीर पर लगभग 6 जगहों पर चोटें पाई गईं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका था कि मृतकों ने विषैला पदार्थ खाया था या नहीं। इस बारे में जानकारी विसरा रिपोर्ट के बाद ही सामने आ सकती थी, जिसे पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया था। इसके अलावा यह भी पाया गया कि सभी की मौत एक ही समय में लगभग 4 घंटे के भीतर हुई थी। पोस्टमार्टम के अगले दिन पुलिस ने सभी 5 शवों को गुलशन के परिजनों को सौंप दिया। चूंकि गुलशन, उसकी पत्नी परमीना और दोनों बच्चे एक ही परिवार के सदस्य थे, परिजनों ने शवों की सुपुर्दगी ली और उसी दिन हिंडन घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया। वहीं संजना, जो गुलशन की मैनेजर थी, का शव लेने के लिए उसकी मां नूरजहां और भाई फिरोज वहां पहुंचे थे। उन्होंने संजना का शव लिया और उसे सुपुर्द ए खाक कर दिया। 5 लोगों की मौत के मामले में सबसे अधिक चर्चा संजना के इर्द गिर्द ही हो रही थी। दूसरे धर्म से होने के बावजूद संजना गुलशन वासुदेवा के परिवार के साथ जान देने के लिए कैसे तैयार हो गई, इस पर कई सवाल उठने लगे। सबसे बड़ा सवाल यह था कि संजना और गुलशन के बीच क्या रिश्ता था।
हालांकि संजना की मां और भाई ने जो बयान दिए उससे स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो गई। यह बात सामने आई कि दिल्ली के वेलकम इलाके की रहने वाली संजना लगभग 7 सालों से गुलशन के साथ थी। शुरुआत में वह एक फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका गुलशन के घर में आना जाना बढ़ने लगा। 1.5 महीने पहले जब गुलशन परिवार के साथ एटीएस सोसाइटी से कृष्णा अपरा सफायर सोसाइटी में शिफ्ट हुए, तब से संजना उनके साथ ही रह रही थी। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि संजना का गुलशन से क्या रिश्ता था, क्योंकि यह किसी को भी ठीक से पता नहीं था। संजना मुस्लिम समुदाय से थी और उसका असली नाम भी गुलशन था, लेकिन उसने 3 साल पहले अपना नाम बदलकर संजना रख लिया था। 26 वर्षीय संजना करीब 7 साल से गुलशन वासुदेवा की फैक्ट्री में सुपरवाइजर के तौर पर काम कर रही थी और इसी दौरान दोनों एक दूसरे के आकर्षण में बंध गए। दोनों के बीच रिश्ते गहरे होते गए और वे काफी करीबी दोस्त बन गए। लगभग 1.5 साल पहले संजना घर छोड़कर यह कहकर चली गई कि वह गुलशन वासुदेवा से शादी करने जा रही है। कुछ दिनों बाद वह घर आई, अपने कपड़े और अन्य सामान ले गई और फिर गुलशन के कारोबार में पूरी तरह से उसकी मदद करने लगी। अब वह गुलशन के साथ मिलकर उसके कामों में सक्रिय रूप से शामिल थी। परमीना के परिजनों ने पुलिस को बताया कि गुलशन वासुदेवा और संजना कुछ समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे और शायद दोनों ने चोरी छिपे शादी भी कर ली थी, जिसे परमीना को भी बाद में पता चला। जब इस मुद्दे पर पति पत्नी के बीच बातचीत हुई तो परमीना ने गुलशन की खुशी के लिए संजना को पत्नी की तरह उनके साथ रहने की अनुमति दे दी थी। इस कारण जब गुलशन परिवार के साथ अपरा सोसाइटी में रहने आए तो उन्होंने संजना से किराए के फ्लैट को छुड़वा लिया और उसे अपने परिवार के साथ उसी फ्लैट में रहने की अनुमति दे दिया। हालांकि यह पुष्टि नहीं हो पाई कि संजना सचमुच गुलशन की पत्नी थी या सिर्फ प्रेमिका, लेकिन यह साफ था कि पूरे परिवार में संजना और गुलशन के रिश्ते को स्वीकार किया गया था। इससे भी बड़ी बात यह थी कि संजना परिवार के इस हद तक साथ जुड़ी थी कि गुलशन के साथ मिलकर उसने भी खुशी खुशी मौत को गले लगा लिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि गुलशन ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। जांच में यह खुलासा हुआ कि परमीना की बड़ी बहन संगीता के पति राकेश वर्मा, जो साहिबाबाद के शालीमार गार्डन में रहता था, ने कुछ समय पहले गुलशन से प्रॉपर्टी के कारोबार में निवेश करने के लिए कहा था। गुलशन ने उसे 1.25 करोड़ रुपए दिए थे। इसके बदले में राकेश वर्मा ने 2015 में अपनी मां फूला वर्मा के नाम से शालीमार गार्डन स्थित कोठी का एग्रीमेंट गुलशन के करीबी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण बख्शी के नाम करा दिया था। लेकिन 2018 में राकेश वर्मा ने वह कोठी 1,49 करोड़ रुपए में किसी और को बेच दिया। राकेश ने खुद इस पैसे का निवेश नहीं किया था, बल्कि उसने अपने कुछ दोस्तों से उधार लेकर उस पैसे को गुलशन के नाम पर निवेश करने के लिए दिया था। जब गुलशन ने राकेश वर्मा से अपनी राशि वापस मांगी तो राकेश ने उसे चेक दिए, लेकिन वे चेक बाउंस हो गए। बार बार तगादा करने के बावजूद राकेश ने पैसे वापस नहीं किए, जिससे गुलशन और उसके पूरे परिवार पर मानसिक दबाव बढ़ गया। राकेश का साफ कहना था कि जिन प्रॉपर्टीज में उसने और राकेश व उसके अन्य दोस्तों ने पैसे निवेश किए थे, उनकी कीमत नोटबंदी और रियल एस्टेट में आई मंदी के कारण काफी गिर गई थी। गुलशन इस धोखाधड़ी से बेहद निराश था और कई बार मांगने के बाद भी जब उसे पैसे नहीं मिले तो उसने साहिबाबाद थाने में राकेश व उसकी मां के खिलाफ धोखाधड़ी, चेक बाउंस होने और अमानत में खयानत का मामला दर्ज करवा दिया। इसके आधार पर साहिबाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। हालांकि बाद में दोनों को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह की गहरी जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि राकेश वर्मा केवल प्रॉपर्टी कारोबारी ही नहीं था, बल्कि वह पंजाब में होटल भी चलाता था। हालांकि आर्थिक तंगी के कारण उसे वहां भी भारी घाटा उठाना पड़ रहा था। राकेश का कारोबार पूरी तरह से झूठ और धोखाधड़ी पर आधारित था और यह कारोबार कई राज्यों में फैल चुका था। पुलिस को अब तक कोलकाता, दिल्ली और नोएडा में उसके कारोबार के पुख्ता संकेत मिले थे। इसके अलावा राकेश वर्मा ने पटना, उत्तराखंड और झारखंड तक में भी संपत्तियां बनाईं, जिन्हें उसने हासिल करने के लिए सिर्फ गुलशन वासुदेवा को ही नहीं, बल्कि कई अन्य जानकारों और रिश्तेदारों को भी मोहरा बनाया था। राकेश ने कई जगहों पर होटल कारोबार में भी अपने हाथ डाले थे, जिससे उसका धोखाधड़ी का साम्राज्य और भी बड़ा हो गया था। राकेश वर्मा ने गोवा जैसे कुछ एक स्थानों पर होटल किराए पर लेकर संचालन करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे भारी घाटा ही हुआ। इस वजह से वह गुलशन का पैसा वापस करने में नाकामयाब रहा। एक ओर राकेश के ऊपर कर्ज का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और दूसरी ओर उसने जो संपत्तियां खरीदी या विकसित की थीं, वे किसी भी तरह से बिक नहीं पा रही थीं।
बीते 4-5 सालों से राकेश खुद भी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। वहीं गुलशन, जो करोड़ों के नुकसान के तले दबा था, पहले कई सालों तक घाटे से उबरने की कोशिशों में लगा रहा। लेकिन जैसे जैसे उसके लेनदारों का दबाव बढ़ा, गुलशन की सहन शक्ति खत्म होती गई। कुछ दिन पहले जब उसे यह जानकारी मिली कि कोलकाता की एक कंपनी में उसने करीब 60 लाख रुपए डूबा दिए हैं, तो वह बुरी तरह टूट गया। और इस टूटन के बाद गुलशन ने अपने परिवार के खात्मे का बेहद खौफनाक फैसला कर लिया। इंदिरापुरम पुलिस ने सभी तथ्यों का खुलासा होते ही गुलशन के साढ़ू राकेश वर्मा को खुद को खत्म करने के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि राकेश की मां फूला देवी पहले ही फरार हो चुकी थी, जिससे जांच में और भी जटिलताएं आ गईं। इस लोमहर्षक हत्या और खुद को खत्म करने वाले कांड के बाद पुलिस अब मामले की गहन पड़ताल कर रही थी और आरोप पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में लगी थी। यह मामला धीरे धीरे एक बड़े साजिश का रूप लेता जा रहा था और पुलिस ने सबूतों के आधार पर मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश शुरू कर दी थी। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, बहुत ही खराब किस्मत रही होगी समरीता की जो मुलाकात इस वहशी दरिंदे से हुई। प्यार से घर नहीं चलता, कमाना भी पड़ता है। इसमें क्या गलत कहा था? उसने पॉजिटिव सोचना चाहिए था। मैम, निकम्मे लोग पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, मुझे तो सोच के ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कैसे एक पत्नी अपने पति के मर्डर लाइव वीडियो देख सकती है। मैम, ऐसे लोग कुछ भी देख सकते हैं। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून जी, हैप्पी संडे। गुड आफ्टरनून मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, majority ऑफ क्राइम्स अकर ड्यू टू लिव इन रिलेशनशिप्स। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, अपने गुस्से और बदला लेने के जुनून की वजह से एक निर्दोष की जान ले ली। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुषमा शाह जी ने कमेंट किया है, बहुत भयावह कांड हुआ दोनों के साथ। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, क्या ही बोलूं, सैड स्टोरी। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। डेविड सर ने कमेंट किया है, क्राइम और मर्डर्स इन इंडिया इज ऑल अबाउट लस्ट अफेयर्स। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कविता सापकोटा जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट कमेंट लव फ्रॉम नेपाल। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, समिता ने सही कहा, ऐसे बेरोजगार से कैसे शादी करती जो कमाता ही नहीं, जो कमाते नहीं उनका बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है और वो ऐसे खतरनाक कांड करते हैं। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सरिता राय जी ने कमेंट किया है, मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। असदुल्लाह लघारी जी ने कमेंट किया है, विवेक जी सलाम फ्रॉम कराची पाकिस्तान। सलाम सर जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कंचन पटेल मैम ने कमेंट किया है, बुरे काम का बुरा नतीजा। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। स्वाति कुमारी जी ने कमेंट किया है, लड़का लोग धोखा नहीं देता है, लड़की को यूज करके ही छोड़ता है। बाहर 10 जगह मुंह मरता है तो क्या लड़की खून कर देती है? प्रेमी का ब्रेकअप नाम की भी कोई चीज होती है। जब लड़का छोड़ सकता है तो लड़की क्यों नहीं? मैम, ऐसा नहीं है कि लड़कियां कत्ल नहीं करती है। मैं कई कहानियां सुना चुका हूँ जिसमें लड़की ने लड़के का कत्ल किया है। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर सर ने कमेंट किया है, फर्स्ट लाइक कमेंट विवेक जी। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अनुज कुमार जी ने कमेंट किया है, सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गणपत सिंह भाटी जी ने कमेंट किया है, बहुत ही दर्दनाक घटना, आपकी कहानी सुनाने का तरीका बहुत ही शानदार है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। खुशी खान जी ने कमेंट किया है, मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मनोज प्रभाकर जी ने कमेंट किया है, ज्यादा मॉडर्न होना इंजूरियस टू हेल्थ, हमारी थिंकिंग तो 1947 वाली ही है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मोहम्मद उमर जी ने कमेंट किया है, 3 बच्चे की मां होके अपने आदमी से खुश नहीं है,
वह किसी और के लिए कमा रहा था, ऐसी औरतों को तुरंत फांसी होना चाहिए। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शब्बीर काबू जी ने कमेंट किया है, कभी कश्मीर विजिट करो। सर आप जब बुलाएंगे हम कश्मीर में हाजिर हो जाएंगे। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जुबेदा मिर्जा जी ने कमेंट किया है, गुड एक्सप्लेनेशन। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। तहर भाई जी ने पाकिस्तान से कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राम भरोस लोधी जी ने कमेंट किया है, भाई साहब मैं भी आपकी वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो और जानकारी देते हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे विवेक जी, रीता छेत्री मैम, श्याम बहादुर गुप्ता जी, गणेश सौद जी, गैरी शाह जी, लक्ष्मी रावत मैम, नाज कश्मीरी जी, नीरा मेघ मैम, रेखा सोकल जी, पिंकी जी, समीर जी, रूही खान मैम और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।